नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजा यूसीसी विधेयक, जल्द मिल सकती है मंजूरी। 6 फरवरी से बुलाए गए विशेष सत्र में पारित किया गया था। विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 11वीं अनुसूची के 29 विषयों को पंचायती राज को देने का संकल्प पारित। वहीं खिलाड़ियों को नौकरियों में 4% मिलेगा आरक्षण। हल्द्वानी हिंसा में पुलिस को मिली एक और बड़ी कामयाबी। मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के बेटे अब्दुल मोईद को दिल्ली से किया गिरफ्तार। सभी नामजद उपद्रवियों को भेजा जेल। उधम सिंह नगर में रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई बाइक। 2 युवकों की मौत। परिजन में मचा कोहराम। और नैनीताल में बारिश के बाद मौसम सुहाना। हिमालय दर्शन को लेकर पर्यटकों की चहल पहल। वहीं 2 मार्च को भारी वर्षा और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड की खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्राथमिक परिवार की रिक्तता के सापेक्ष नए प्राथमिक परिवार राशन कार्ड बनाए जाने की कार्यवाही की जा रही है। बीते 6 महीने में राज्य में प्राथमिक परिवार यानी कि सफेद राशन कार्ड के अंतर्गत कुल 3,437 राशन कार्ड बनाए गए हैं। खाद्य मंत्री ने बताया कि राज्य में कुल 21,948 लोगों ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सफेद राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया है। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है और राशन कार्ड के संदर्भ में एनएफएसए के तहत जो राशन कार्ड अलॉटेड है उतने ही राशन कार्ड जो है राज्य सरकार लगातार क्रियान्वित किए हुए है। मैंने बताया कि यदि हमें किसी व्यक्ति का अंत्योदय या किसी व्यक्ति का प्राथमिक परिवार यानी कि गुलाबी या सफ़ेद कार्ड हमें बनाने हैं तो जैसे ही हमारे पास में कोई यूनिट रिक्त होगी तो वैसे ही वो पात्र व्यक्ति के संग में उसे स्वतः ही जोड़ा जा सकता है या संबंधित जनप्रतिनिधि हों या संबंधित कोई भी व्यक्ति खुली बैठक के माध्यम से, पंचायत सेक्रेटरी के माध्यम से, फूड इंस्पेक्टर के माध्यम से उसके लिए आवेदन कर सकता है। उत्तराखंड विधानसभा में खिलाड़ियों के हित में एक विधेयक पेश किया गया जिसमें राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया ताकि रोजगार के लिए उनका पलायन रुके। इसे विधानसभा के पटल पर खिलाड़ियों के हित के लिए पास किया गया है। प्रदेश सरकार हरियाणा राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता को 5,400 का ग्रेड पे और अन्य ग्रेड पे पर सीधे नौकरी देगी। देखिए, अपने आप में खिलाड़ियों के हित में, खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से और उत्तराखंड को खेल भूमि बनाने के दृष्टिकोण से यह निर्णय जो कि खिलाड़ियों को 4% का क्षैतिज आरक्षण देता है, यह बहुत ही लंबे समय से खिलाड़ियों, उनके अभिभावकों के द्वारा और युवाओं के द्वारा प्रत्याशित रूप से वे इसका इंतजार कर रहे थे। और मुझे आज बताते हुए बेहद प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी के आशीर्वाद के साथ में, सहयोग के साथ में और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में 4% स्पोर्ट्स रिजर्वेशन बिल टेबल हुआ और टेबल होने के साथ ही कल उसका पारण हो गया। तो मैं मानती हूं कि अब यह बिल कानून का रूप लेगा और हमारे खिलाड़ी बच्चों को 4% का आरक्षण उनको नौकरियों में प्राप्त होगा। तो इसका मतलब कि उत्तराखंड अब आने वाले समय में देवभूमि के साथ साथ में खेल भूमि के रूप में भी जाना जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन नियुक्तियों में आरक्षण के मुद्दे पर सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच गर्मागर्म बहस हुई। विपक्ष ने सदन में आरक्षण के मुद्दे को उठाया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि आरक्षण संवैधानिक अधिकार है, लेकिन नियुक्तियों में आरक्षण की अनदेखी की जा रही है। आरक्षण के नियमों की अवहेलना की जा रही है। जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सदन में विपक्ष की नकारात्मक प्रवृत्ति नजर आती है। पहले तो सवाल करते हैं और जब सत्ता पक्ष की तरफ से उसका जवाब देने के लिए कोई खड़ा होता है तो फिर उसे सुनते नहीं हैं। सरकार जवाब देने से बच रही है और जो सवाल है उसके जवाब में भिन्नता थी, इसलिए हमने अपना
रोष भी व्यक्त किया है। और यह सच है कि जो सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस की हम बात करते हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उसकी रक्षा कौन करेगा, उसकी आवाज कौन बनेगा। आज भी जो चाहे ओबीसी हो, चाहे जनजाति के अभ्यर्थी हो, चाहे अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हो, उनको उससे वंचित, आरक्षण से वंचित करने का काम सरकार कर रही है, मुख्य धारा में रोकना चाहती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था, उससे वंचित करना चाहती है। लेकिन सवाल का जवाब सुनना नहीं, बीच में खड़े हो जाना, फिर बीच में टोका टाकी करना। अब आरक्षण वाले मुद्दे पे मैंने पूरा तफसील से उनको जवाब दिया, एक एक बिंदु पे उनको जवाब दिया। मेरे पास आज पूरा एक एक बिंदु, किस प्रकार से हमारी सरकार संवैधानिक दृष्टि से आरक्षण देने को तैयार है, किस किस चीज में हम लोग काम कर रहे हैं, सारा विस्तार से मैंने उनको जवाब दिया। अब वो कह रहे साहब आप आरक्षण देना नहीं चाहते, ये किसने कहा, ये कहां से आ गया? आप सत्य से परे तो आप बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं सदन को। इस प्रकार से यदि मैंने तफसील से कब कब हमने उसमें संशोधन किए, कब कब हमने उसमें क्या क्या हमने लोगों ने उनके आरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए, सारे विषय मैंने उनके सामने रखे। अब उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो लास्ट में कहना है साहब रिक्तियों में आरक्षण नहीं है। यह भी सर्वविदित है कि जितने स्वीकृत पद हैं उसी के सापेक्ष आरक्षण दिया जाता है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने बीआरसी और सीआरसी और चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरने का मामला विधानसभा में उठा और इसके जवाब में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षा विभाग में जहां चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो बीआरसी और सीआरसी के पदों को भरने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो जाएगी। से प्रक्रिया नहीं है, ये 21 साल से अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई थी। और मैं यही कह रहा था सदन में कि भाई विपक्ष को हमको धन्यवाद देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार को, कि भाई हमने उसकी प्रक्रिया को जो है शिथिलता देख के जो है अब बीआरसी सीआरपी में भी हम नियुक्तियां करने जा रहे हैं। जैम पोर्टल में जो है उसका वो निविदाएं आ गई हैं, और जो हमारे चतुर्थ श्रेणी है उनको भी जो है टेंडर हो गया है। और ये भी कहा हमने कि हम उत्तराखंड के लोगों को इसमें जो है नियुक्तियां देंगे। उत्तराखंड विधानसभा में विनियोग विधेयक पास कराने के साथ ही विधानसभा के बजट सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने संख्या बल के आधार पर संसदीय परंपराओं की अनदेखी की और विपक्ष की आवाज को दबाकर सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। विपक्ष का कहना है कि उत्तराखंड के इतिहास में यह पहला मौका है जब राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता सदन का धन्यवाद उद्बोधन नहीं हुआ और उसके बाद बिना चर्चा के ही विनियोग विधेयक को पास कर दिया गया। न ही विनियोग विधेयक पर नेता सदन ने विधानसभा में कोई बयान दिया। ये हमें उत्तेजित कर रहे थे, इस तरह का वातावरण बना रहे थे जिससे कि सदन में व्यवधान हो और हम वॉकआउट करें और ये बजट पास कर लें। आज हमारे माननीय सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष विधानसभा से निवेदन किया, अनुरोध किया कि विपक्ष के माननीय विधायकों को भी अवसर मिलना चाहिए। ज्वलंत प्रश्न हैं, समस्याएं हैं, और जो झूठ का पुलंदा है यह बजट, उसके बारे में हम सदन में अपनी बात को रखना चाहते थे, लेकिन सरकार ने इस आज के दिन हमारे साथियों को बोलने का अवसर नहीं दिया। जहाँ तक विपक्ष के विधायकों की बात है, जो सदन में थे उनको पूरा मौका दिया। विपक्ष के जो हमारे सदस्य हैं वो बिल्कुल इस बात को नहीं कह सकते हैं। पिछले 4 दिन से चाहे वो 58 की उनकी सूचनाएं लगी हों, चाहे 310 पे उनकी सूचनाएं लगी हों, सभी को सुना गया। और कल आपने देखा होगा, कल हम 11:30 बजे रात तक बैठे थे, क्योंकि हर एक विधायक बोलते हैं, विपक्ष के सदस्य जो हैं वो हर टॉपिक पे बोलते हैं और हम उनको बोलने का समय देते हैं। तो इस तरह की बात कहना कि हमको बोलने नहीं दिया गया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। बजट था, बजट सत्र जिसको हम कहते हैं, उसमें जो बजट मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपे चर्चा का विषय जो
माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के द्वारा कल लगभग 1.25 घंटा उन्होंने उस पर बोला और आज उस पर फिर चर्चा प्रारंभ होनी थी। चर्चा प्रारंभ हुई और उसी बीच में चर्चा के दौरान ही वो लोग वैल में आ गए। उन्होंने पूरी तरह से मन बनाया था कि हमें सरकार की कोई बात सुननी नहीं है। हल्द्वानी पुलिस को बनभूलपुरा दंगे के मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने बनभूलपुरा दंगे के मामले में मुख्य आरोपित अब्दुल मलिक के बेटे अब्दुल मोईद को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को पुलिस ने 24 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था। अब उसके बेटे को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में नामजद सभी उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन सभी पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बनभूलपुरा हिंसा में जितने भी नामजद अभियुक्त थे उनमें से फरार चल रहे जो अभियुक्त अब्दुल मोईद, उसकी आज हमारी टीम ने गिरफ्तारी की है और ये गिरफ्तारी होने के साथ इसमें नामजद जितने भी अभियुक्त थे उनकी सभी की गिरफ्तारियां हो चुकी है। ये जो अभियुक्त है इसको हमने दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और ये जो शानदार कार्य है इसके लिए मेरी टीम को मेरी तरफ से 2,500 रुपए का और डीआईजी कुमाऊं की तरफ से इस टीम को 5,000 रुपए का इनाम दिया गया है। हल्द्वानी में जिला निर्वाचन विभाग के मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा पत्रकारों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें पेड न्यूज सहित इलेक्शन संबंधित संवेदनशीलता के सभी नियम, कायदे, कानून को विस्तार से बताया गया। इसके अलावा इलेक्शन में कवरेज के लिए आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए पत्रकारों से सुझाव लिए गए। एमसीएमसी कमेटी के नोडल विशाल मिश्रा ने बताया कि निष्पक्षता और पारदर्शी तरीके से लोकसभा चुनाव संपन्न हो, इसके लिए समिति विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के अलावा केबल नेटवर्क सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुवीक्षण करेगी। अपनी पूरी टीम को, क्योंकि एमसीएमसी का कंट्रोल रूम चलता है, तो उसमें पूरी टीम को हमने एमसीएमसी के रूल्स के बारे में बताया है। पेड न्यूज़ क्या होती है, कैसे कार्रवाइयाँ होंगी उसमें अगर कोई पेड न्यूज़ यूज़ करता है। प्री सर्टिफिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट बाय द पॉलिटिकल कैंडिडेट्स, उसके बारे में भी बताया है हम लोगों ने। तो उस कमेटी को हमने नियमों से अवगत करा दिया है। साथ ही साथ हमारे मीडिया के जितने ग्रुप्स थे जिनको हम इन्वाइट कर सकते थे उनसे भी वार्तालाप हो गया, उनको भी एमसीएमसी की गाइडलाइन के बारे में बता दिया गया। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कॉर्बेट नगरी रामनगर का विश्व प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर का काम 2 चरणों में होगा। पहले चरण में किस्त जारी हो गई है, जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। बीते दिनों गर्जिया देवी मंदिर के टीले में आई दरार को लेकर सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार मुलाकात की थी। आज एसएसबी स्वयंसेवक कल्याण समिति गुरिल्ला संगठन के जिलाध्यक्ष ललित बगौली ने बताया कि गुरिल्लों का 1 दिवसीय प्रदर्शन 2 मार्च को टनकपुर में होगा। बगौली ने कहा कि 9 अगस्त को तत्कालीन अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गुरिल्लों की मुख्यमंत्री के साथ बैठक कराने का आश्वासन दिया था। कई महीने बाद 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री के साथ अधिकारियों की बैठक भी हुई, लेकिन अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देशों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। लगातार गुमराह करते करते हम लोगों ने अब यह तय किया, 20 तारीख परसों भी हमने मुख्यमंत्री जी से बात की। परसों इसके बाद हम लोगों ने तय किया है कि 2 तारीख को टनकपुर में एक विशाल कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी गुरिल्लाओं की उपस्थिति जरूरी है। और वहां पर हम लोगों ने यह तय किया है कि उसके बाद हम एक आदमी को धरने पर बैठाएंगे, अनिश्चितकालीन धरने पर। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है हम वहां से उठेंगे। रामनगर वन विभाग और वन निगम के कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से वन निगम की लाट में काटी गई सागौन की लकड़ी चोरी कर ले जाने के मामले में एक कार को पकड़ते हुए कार के अंदर से चोरी किए ले जा रहे 3 सागवान के लकड़ी के गिल्टे बरामद किए। हालांकि इस दौरान लकड़ी तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। विभाग की तरफ से इस कार और लकड़ी को कब्जे में लेकर अज्ञात तस्करों के खिलाफ वन विभाग ने मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। रामनगर वन विभाग को जो है वन निगम के कर्मचारी संयुक्त गश्त पर थे, तो हमारी एक लॉट कटती थी बेलगढ़ के समीप,
जहाँ पर उक्त गाड़ी को देखा गया, जिसमें 2-3 लोग जो है इस गाड़ी पर थे, जो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग गए। इसकी अनुमानित कीमत करीब 50,000 रुपये है। अपराधियों की खोजबीन हमारे द्वारा जो है की जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। सितारगंज से खबर है। आपको बता दें, यहां की पुलिस आगामी चुनाव के मद्देनजर बढ़ते नशे को रोकने के लिए सतर्क नजर आ रही है। सितारगंज पुलिस ने सितारगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गोठा के बनकुइया के जंगल में अवैध शराब बनाने वाली भट्टी समेत 9,600 लीटर लहन नष्ट किया। सितारगंज पुलिस शराब बनाने वाले तस्करों को पकड़ नहीं पाई। काशीपुर नगर में कटोरातल पुलिस चौकी काशीपुर ने हैवल्स गैलेक्सी शोरूम में चोरी करने वाले शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरी के चांदी के 26 सिक्के, चांदी की अंगूठी के साथ हथियार भी बरामद किए हैं। एसपी अभय सिंह और सीओ अनुषा बड़ोला ने मामले का खुलासा किया। काशीपुर की मदद में इसमें तत्काल एक टीम हमने सेटअप करी। उसके बाद से जब हम सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हमें जो जानकारी मिली कि ये जो चोर थे, ये इनकी संख्या 2 थी और ये शाम के समय ही उनके घर में घुस गए थे और इन्होंने 12 से 14 मिनट में अपनी घटना को करके चले गए। तो उससे हमें एक चीज़ ज्ञात हुई कि ये प्रोफेशनल चोर हैं, जो कि शाम को इतना कम समय में घुस के और पूरे घर को सर्च करके और फिर ये निकल चुके हैं। बाद में हमारा जो चौकी इंचार्ज कटोराताल विपुल जोशी है, उसने बहुत प्रोफेशनल तरीके से इसमें और लग करके पुलिसिंग करी, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये 2 चोर हमें नसीम और कामिल, जो कि संभल के रहने वाले हैं और ये ख्याति प्राप्त चोर हैं, अंतर्राज्यीय चोर हैं। ये इन्होंने बेंगलोर, लखनऊ, जयपुर, अजमेर, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, इवन तक कि रामनगर, ऐसी जगहों पर अभी इनकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री हमें 20 चोरियों की मिली है, जो कि इन्होंने चोरी को किया था। घटना में जो इनके द्वारा माल ले गया था, हमारे द्वारा 70% उसमें रिकवरी की गई है। साथ ही ये जो घटना करने से पहले जो तमंचा लेकर के जाते थे, वो भी हमने रिकवर कर लिया है। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने लालकुआ कोतवाली का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने कार्यालय, मालखाना, हवालात, महिला हेल्प डेस्क, भोजनालय कक्ष, बैरक सहित आवासीय परिसर का निरीक्षण किया। एसपी सिटी ने महिला हेल्प डेस्क पर आने वाले आगंतुकों के रजिस्टर चेक किए। इसके साथ ही किराएदारी सत्यापन रजिस्टर की जांच कर अधिकारियों को सत्यापन अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। उसी क्रम में मैं आज यहाँ आया हूँ, जिसमें कि पूरा थाना परिसर, उसकी कार्यप्रणाली, अभिलेखों का चेक किया जाता है। इसी क्रम में मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। अभी मैं सभी जो यहाँ पे कार्मिक हैं उनकी मीटिंग भी करूँगा, उनसे क्षेत्र की समस्याएँ और अन्य चीज़ों को जानने का प्रयास किया जाएगा और कैसे हम बेहतर पुलिसिंग कर सकें, कोशिश होगी। इसके देखा है कि काफ़ी भवन मतलब जो पुराने हैं, जो आवास हैं, वो जर्जर अवस्था में हो गए हैं। तो निश्चय ही मतलब उनको भेजा जाएगा कि नए आवास यहाँ पर बनेगा। एक रूटीन प्रक्रिया है थानों में, मतलब एक दिन नियत किया जाता है कि उसको मतलब उनकी साफ़ सफाई धोने जोड़ने की प्रैक्टिस की जाए। और मेरा ये मानना है कि नियमित अगर ये प्रक्रिया चलती रहे तो उससे हमारे जवानों में कॉन्फिडेंस भी आएगा और उससे उनको असला के बारे में आपने ज़्यादा जानकारी देगी। 4 साल से देहरादून जनपद में नौकरी पर अनुपस्थित चल रहे स्वास्थ्य अधिकारियों पर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन सख्त होते नजर आ रहे हैं। इस बात पर डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि जो डॉक्टर और फार्मासिस्ट अनुपस्थित चल रहे हैं, उन्हें नोटिस भेजा गया है। उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद दोबारा उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। यदि 3 नोटिस दिए जाने के बाद भी वो उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी सेवाएं समाप्त करने के लिए उच्च अधिकारियों को उसके बारे में सूचित किया जाएगा। मेरे जनपद में अनुपस्थित चल रहे थे तो उनको नोटिस दिया गया है। उसके बाद 1 महीने के बाद मैं दोबारा नोटिस दूंगा। इस तरीके से 3 नोटिस देके एक बार फिर यदि तब उसके बावजूद भी यदि वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनकी सेवाएं समाप्त करने के लिए उच्च अधिकारियों को उसके संबंध में लिखा जाएगा। उधम सिंह नगर जनपद के किच्छा कोतवाली क्षेत्र में सामने आ रहे वाहन को बचाने की कोशिश में बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। घटना में बाइक सवार नाबालिग सहित 2 युवकों की मौत हो गई। युवकों की मौत के बाद परिजन में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची किच्छा कोतवाली पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नारायणपुर क्षेत्र की घटना है, जहां पर एक दोपहिया वाहन जो अनियंत्रित होकर के एक पेड़ से टकराया, जिसमें 2 युवकों की मृत्यु हुई है और इन दोनों के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। और बेसिकली ये जो है मैनुअल
इसमें नेग्लिजेंस लग रहा है, मानवीय भूल इसका प्रथम दृष्टया कारण प्रतीत हो रहा है। बाकी हम दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं और इसमें यदि कोई करेक्टिव मेजर्स की आवश्यकता होगी तो हम लोग करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम अपील करना चाहते हैं कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को बचाएगा और सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। देहरादून के पौष इलाके रेसकोर्स में एक नाबालिग लड़की का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। ये शव रेसकोर्स स्थित एमएलए हॉस्टल से कुछ ही कदम दूरी पर एक फ्लैट में रस्सी से लटका हुआ मिला। प्रथम दृष्टया और सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखने के बाद इस मामले को पुलिस आत्महत्या बता रही है। हालांकि लड़की के परिजन ने हत्या की आशंका जताई है। डोईवाला के खैरी ग्राम में 2021 से बिना मान्यता के ही न्यू एरा चिल्ड्रन अकेडमी नाम से स्कूल संचालित किया जा रहा है। इसमें कई बच्चे अध्ययनरत हैं। मान्यता नहीं होने के कारण 10वीं कक्षा के 2 छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। मामला तब सामने आया जब हाई स्कूल की परीक्षा देने के लिए स्कूल की तरफ से बच्चों को प्रवेश पत्र जारी नहीं किए गए। इस पर नाराज बच्चों के अभिभावकों ने डोईवाला कोतवाली पहुंचकर बिना मान्यता चल रहे इस स्कूल के खिलाफ लिखित शिकायत कर उचित कार्यवाही की मांग की। बच्चे 9th क्लास से पढ़ते थे, 9th में भी पढ़े और अब 10th में आए। 10th की अब बोर्ड की परीक्षा जब आई तो एंड टाइम पे हमारे को स्कूल वालों ने एडमिट कार्ड नहीं दिया। हम बार बार पूछ रहे थे कि स्कूल को मान्यता प्राप्त है। बार बार एमडी सर थे जो प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने हमारे को यही बोला कि मान्यता प्राप्त है, आपके बच्चों के पेपर हम दिलवाएंगे। लेकिन सर एंड टाइम पे आज 28 तारीख है, आज हमारे बच्चे का पेपर था पहला और हमने कल शाम तक भी एमडी सर से बात करी कि सर अभी तक एडमिट कार्ड आ ही नहीं रहा है, आई नहीं ना, कल तो पेपर है कि कौन से स्कूल में बिठाओगे आप बच्चों को। उन्होंने ये बोला हमारे को हमारी जिम्मेदारी है, हम दिलवाएंगे। लेकिन सर आज के लिए बोल रखा था उन्होंने कि आज के दिन पेपर होगा तुम्हारे बच्चों का। आज जब हमारे बच्चे घर से तैयार होके स्कूल में आए तो स्कूल में एमडी सर नहीं आए। इसमें ये था कि बच्चे स्कूल में एक न्यू एरा चिल्ड्रन अकेडमी करके खैरी गांव में स्कूल है जो अपने आप को ये बताता था कि उसकी 10th तक की एफिलिएशन है। उसके बाद 2 बच्चे थे, दोनों लड़कियां जो वहां पढ़ रही थी। अभी जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो बच्चों के पास जो परीक्षा का प्रवेश पत्र होता है वो नहीं पहुंचा। पेरेंट्स जब स्कूल गए तो उन्होंने कहा कि आने वाला करके उन्होंने बात घुमाने की कोशिश करी। अब लास्ट में आकर ये पता लगता है कि इनका एफिलिएशन ही नहीं है। तो ये मामला जब उनसे पूछा गया तो स्कूल की तरफ से कोई हमें संतुष्टि वाला कोई जवाब नहीं मिला। उसी क्रम में हम लोग यहाँ पे तहरीर देने आए थे जिसमें एसएचओ साहब ने ये बोला है कि स्कूल प्रशासन को उन्होंने टाइम दिया और बोला है कि भाई आप लोग जितनी जल्दी हो सके अगर रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है तो करवाइए, नहीं होता है तो कानूनी कार्रवाई तो जो आपके खिलाफ बनेगी वो हम करेंगे ही। नहीं, यहाँ पे कोई 10th क्लास की कोई मान्यता उसको नहीं दी गई है। यहाँ से इस तरह का मेरे संज्ञान में नहीं है। तो कोई इसमें विभागीय जांच होगी, कार्रवाई होगी अगर मान्यता नहीं है तो? मान्यता विभागीय जांच बिल्कुल होगी। अगर हमारे पास शिकायत आती है तो उसकी जांच तो होगी, नोटिस दिया जाएगा, है ना। और गलत तरीके से चलाने के लिए उसको जो भी विभाग दंड निर्धारित किया जाएगा वो भी दिया जाएगा। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।